उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उनको रूह मंजिल अपनी आसमानों में। ओके, ये अल्लामा इकबाल थे। ये ना शिकवा है ना जवाब शिकवा है। भाई सफ़े और कॉपी करा के ला दो अगर किसी के पास नहीं है तो, और जिसके पास कोई एक्स्ट्रा है तो उनको दे दो। तो ये कसर रहेगी थी। अब पेज 664 हमारी कहानी शुरू होगी IFRS 9 से और इंशाल्लाह ख़त्म होगी एथिक्स पर। क्वेश्चन नंबर 39, पेज नंबर 664। X Limited purchased 5,000 shares of ₹100 each on 1 जनवरी 2009 और नीचे लिखा हुआ है नेसेसरी एंट्रीज करनी है एज्यूमिंग कि FVTPL मॉडल यूज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जी, कैश 5,000 ज़रब 100 5 लाख। अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड इज 2%, 5 लाख का 2% लें, लेकिन इसको आप P अकाउंट में नहीं डालेंगे। अब हम ये दो एंट्रीज अलग अलग करते थे, बातें करते करते आज हमने ये दोनों इकट्ठी कर दी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट 5 लाख और कैश क्रेडिट 5 लाख, ये दो अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हैं। एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। ये कराने के लिए बुलाया था, जबर तो कर जाए। वी रिसीव 15% बोनस शेयर्स। लिखें जी, बोनस शेयर रिसीव करने की कोई एंट्री नहीं होती। बोनस शेयर रिसीव करने की कोई एंट्री नहीं होती। ये कई दफ़ा आप आर्टिकल्स के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ भी ये पूछा जाता है, सर बताएं मुझे बताएं। तो बोनस शेयर रिसीव करने की कोई एंट्री नहीं होती। बोनस शेयर रिसीव करने की कोई एंट्री नहीं होती। अच्छा, मुझे क्वांटिटी बताएं। बोनस शेयर बिल्कुल इसी तरह है कि दुकान पे आपने 12 बनाना बाय किए तो दुकानदार को कोई खुशी की खबर मिली तो दुकानदार ने 2 बनाना आपको मुफ्त में दे दिए। इट इज़ लाइक बोनस शेयर। अच्छा, तो अगर आपने 5,000 शेयर ख़रीदे हैं तो आपको कितने शेयर तोहफे में मिले? 15%। इसको बोनस डिविडेंड भी कहते हैं भाई, देख लें, बोनस डिविडेंड भी यही होता है। आपको कितने शेयर तोहफे में मिले? 750। अब 1 मार्च को इसकी कोई एंट्री नहीं है, बोनस शेयर मिलने की कोई एंट्री नहीं है। सिर्फ ये होगा कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। कितने शेयर आपने पैसे देके खरीदे थे 1 जनवरी की सुबह? 5,000। जनवरी फरवरी गुजरा, हो सकता है FR 1 वालों से बात कर रहा हूं, हो सकता है 1 मार्च को 2008 के साल का फाइनल डिविडेंड अनाउंस हुआ हो। जी मुझे पता है 8 का फाइनल 9 में, आप लोग वो भी पता है सॉरी। अच्छा, 8 का फाइनल डिविडेंड 9 में अनाउंस होता है, तो बोनस शेयर हमें मिले हैं। तो बोनस शेयर देने वाले की एंट्री क्या होती है वो हम फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे। बोनस शेयर हमें मिले हैं, कुछ लोगों की अलाइनमेंट नहीं इधर,
तो बोनस शेयर हमें मिले हैं, तो बोनस शेयर मिलने की कोई एंट्री नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स हमारी जेब में बढ़ जाएंगे। अब 5000 शेयर हमने पैसे दे के खरीदे थे और 750 शेयर्स मेरी जेब में और हो जाएंगे। एक एंट्री ईयर एंड पे होगी जो ऑटोमेटिकली इसको टैकल कर लेगी, वो होगी ईयर एंड पे हम 5750 शेयर्स की फेयर वैल्यू मार्केट में लगवाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली फिर उनका गेन रिकॉर्ड हो जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा वैसे। तो इस दिन क्रॉस लगा दें, कोई एंट्री नहीं करनी, बस ये जरा देख लें क्वांटिटी बढ़ गई है, बस सवाल खत्म हुआ। ईयर एंड पे फेयर वैल्यू क्या इनकी 108, लेकिन अब शेयर कितने लूं 5750 ज़रब 108, इसकी ये क्यों बोला, इसकी एंट्री तो नहीं होगी, लेकिन ये P&L के अंदर 121,000, तो नो एंट्री फॉर बोनस शेयर रिसीव्ड, ओनली क्वांटिटी इंक्रीज, 750 यहाँ लिख लें, तो ईयर एंड पे 5750 शेयर थे। ईयर एंड पे कैरी डाउन लिख लें, अगर याद नहीं रहेगा तो बोनस शेयर डाल के लेना है। हाइब्रिड में वॉल्यूम 1 है सबके पास, या नोट्स पहुंच गए हैं तो हाथ खड़ा कर दें, किसी के पास नहीं है तो वो तो हाथ खड़ा करें, नहीं है तो हाथ खड़ा कर दें। चलें ठीक है, इस क्लास में किसी के पास नहीं है नोट्स तो हाथ खड़ा कर दें। भाई वो बुलाएं जरा अब्दुल्ला को, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, इधर से भी ले लो भाई। इंशाल्लाह आप आइए बात कर लो। हाँ जी, बोनस शेयर डाल के कैरी डाउन लेना है। जो भाई आपको नोट्स बांट रहे हैं उनके सर पे हाथ भी फेरते जाएं। एक बच्चा मिला मुझे, क्वेश्चन नंबर 40, ये पिछले बुध वाला है। एक दो बच्चों ने क्लास के बाद आके बताया हम बड़े मोटिवेट होते हैं, बैठे बैठे मोटे हो जाते हैं। जी अगला सफ़ा है ये ना भाई ना, मेरे पास भी जवाब है फिर इसका। जी प्राइस बता दें। आई बॉट 5 बॉटल्स ऑफ वाटर सऊदी अरब में बैठ के, ताइफ में। प्राइस ऑफ 1 बॉटल इज 2 सऊदी रियाल। दुकान पे एंटर होने से पहले मैं सोचूंगा 5 बोतलें खरीदनी है। दुकान पे एंटर होने से पहले मैं सोचूंगा 5 बोतलें खरीदनी है पानी की। एंटर होने से पहले नॉर्मली खरीदा जाते हैं, अनलेस कि दुकान पे जाके डी ट्रैक हो जाए। एंटर होने से पहले मैं सोचूंगा 5 बोतलें खरीदनी है। पहले बंदा सोचता है क्वांटिटी, फिर जो प्राइस अवेलेबल होती है ना, वो अवेलेबल होती है पाक रुपीज़ में नहीं, वो सऊदी रियाल में अवेलेबल है। तो एक बोतल 2 सऊदी रियाल की है और 1 सऊदी। फिर उसके बाद अम्मा जी कहती हैं पुत्र इसको ज़रा पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करके देख। फिर मैं देखती हूँ टूटी वाला पानी पीना है या बोतल वाला पानी पीना है। तो वुज़ू वाली जगह से ही पी के आ जा, चल नाच चपेड़ा मारा तीनों। तो अब आप मुझे ये बताएं कि 5 बोतलें ज़रब, ये प्राइस होगी सऊदी रियाल के अंदर, ज़रब 60। 600 रुपये का पानी पीना, पता नहीं वारे खाता होगा या नहीं।
ओके जी सरकार, आप तशरीफ ले आए, शुक्रिया। अच्छा, बाहर के मुल्क में अगर आप शेयर खरीदने जाएंगे तो पहले तो आप क्वांटिटीज माइंड में सोचेंगे, मैंने कितने शेयर खरीदने हैं। फिर बाहर के मुल्क में अगर आप शेयर खरीदेंगे, ये एक शिकायत आई है इन रोज़ में, आवाज़ बहुत आ रही है। बाहर के मुल्क में जब आप शेयर खरीदेंगे तो सबसे पहले क्वांटिटी सोचेंगे, 10,000, 15,000, 20,000 शेयर्स खरीदने में। अच्छा, तो बाहर के मुल्क में जब आप शेयर्स खरीदने जाएंगे, एट द फर्स्ट स्पॉट आपको क्या पता होना चाहिए? क्वांटिटी। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक शेयर आपको 10 रियाल का मिलेगा, 12 रियाल का मिलेगा या 15 रियाल का मिलेगा। और इसके बाद आपको उस दिन का क्या पता होना चाहिए? एक्सचेंज रेट। तो ये 3 बातें हो गई। यू नीड क्वांटिटी, मैंने कितने शेयर्स खरीदने हैं। यू नीड प्राइस पर शेयर इन फॉरेन करेंसी एंड यू नीड एक्सचेंज रेट। तो इस थॉट प्रोसेस को ना जहन में रखें। आप 10,000 शेयर खरीदने गए, एक शेयर 13 सऊदी रियाल का था और सऊदी रियाल 70 रुपए का था। अब जब ईयर एंड आएगा तो ईयर एंड पर क्वांटिटी वही रहेगी, शेयर शायद 14 रियाल का हो गया हो और ये 71 का हो गया हो। तो वेरी सिंपल, 10,000 शेयर खरीदने, 13 सऊदी रियाल का एक शेयर है और 70 रुपए है। ये हो जाएगा मिसाल के तौर पे जिसने मैंने खरीदा कैश वाली। ईयर एंड पे मैं जाऊंगा दोबारा, शेयर मेरी जेब में कितने होंगे? 10,000। मैं सऊदी अरब की स्टॉक एक्सचेंज में जाके पूछूंगा, हाँ भाई ये शेयर कितने का हो गया? वो कहेंगे जी 14.5 रियाल का। फिर मैं पूछूंगा पाकिस्तान फ़ोन करके, रशीद करेंसी कितने दी? रशीद कहेगा भाईजान 73 रुपये दी होगी। और तेरी है तो ठीक है, वो कोई मसला नहीं, मेरे पास तो ये चीज़ें हैं, मेरी कौन सी लाइबिलिटी है? ये तो मेरी एसेट है, तो मुझे तो फ़ायदा हुआ है। तो ये कैश वाली फिगर आ जाएगी और ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर कैरिड ऑन वाली फिगर आ जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस वट एवर इट मे बी वो आ जाएगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ, ये तो वो कैश की एंट्री हो जाएगी ना जिस दिन खरीदा, और ये किसकी एंट्री हो जाएगी? कैरिड ऑन। लेकिन कैरिड ऑन की एंट्री नहीं होती, फिर इन दोनों का डिफरेंस गेन लॉस आ जाएगा। ऑन 1 मई 2012 पीटीसीएल एक्वायर्ड, इट कहाँ से आ गया? ऑन 1 मई 2012 पीटीसीएल एक्वायर्ड 20,000 शेयर्स इन नाइकी। डन। पहली क्या फिगर अवेलेबल है भाई? पहली क्या फिगर अवेलेबल है? क्वांटिटी 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन नाइकी, अ दुबई बेस्ड कंपनी, एट अ कॉस्ट ऑफ AED 240। प्लीज मुतवज्जे हों, अगर किसी को समझ आ गई तो ये फिगर उसने दे दी है, फील करें। उसने पर शेयर नहीं दी, फील करें। वो बाहर के मुल्क में गया और AED 240 के खरीदे, 240,000 टोटल दे रहा है, पर नहीं लिखा हुआ साथ। तो फील करें, आप दुकान पे गए थे, किसी को पता है कि दुकान पे आपने कितने रियाल दिए थे? 10 रियाल। दुकान पे कितने रियाल दिए थे? 10 रियाल। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? इसी तरह आपने स्टॉक एक्सचेंज में 1,30,000, 13 कितने, 1,30 बनेंगे? ये 13,000 बनेंगे? नहीं, 10 सिर्फ 13, 1,30,000। तो 1,30,000 आप फॉरेन करेंसी में पे करेंगे। तो कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। ऑन 1 मई 2012 वी एक्वायर्ड 20,000 शेयर्स इन नाइकी। हमने नाइकी के अंदर 20,000 शेयर खरीदे हैं। कितने के? AED 2,40,000 के। डन। तो कोई बता सकता है कि अगर मैं बाहर का बंदा हूं और मैं बाहर ही रहूं और बाहर की करेंसी फिलहाल यूज करूं, तो मैंने 20,000 शेयर में एक शेयर कितने AED का खरीदा है? जरा ऐसे ही निकालें जरा। एक्सेलेंट। डिवाइड करके आपने निकाला है, क्या लिखूं इसके साथ? AED 12। ठीक है जी।
तो ये एक फिगर मैंने ज़रा आपको निकाल के दिखाई। तो बताएं जी, मैं कितने शेयर सोच के गया था लेने के लिए? 20,000। अभी मुझे बाहर के मुल्क की रखें, बाहर के मुल्क के अंदर मैंने बाहर की करेंसी कितनी पे की? तो एक शेयर के पैसे 12,000। ये क्या फिगर अवेलेबल है? विच वॉज इक्विवेलेंट टू पाक रुपीज 6 मिलियन। ये पाक रुपीज में कितने रुपए बनते हैं? 6 मिलियन। तो दरमियान में क्या डालूं मैं? अगर मैं दरमियान में बैलेंसिंग फिगर निकालूं, थोड़ी सी मेरी अकल है, तो क्या निकालूं? एक्सचेंज रेट। दरमियान में मैं निकालूं तो क्या निकालूंगा? एक्सचेंज रेट। कोई ट्राई कर सकते हैं जरा एक्सचेंज रेट निकालने की? अगर 2,40,000 AED 60 लाख रुपए बनते हैं, तो जरा एक AED चेक करें कितने का? 25 का। इसके साथ क्या लिखूं? रुपीस। मैंने तो आपको किसी और तरह कराया है। इधर देखें, मैंने तो आपको इस तरह समझाया था, मैंने आपको इस तरह समझाया। मैंने क्या समझाया आपको? आपको क्या गिवन होगी पेपर में? क्वांटिटी। क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक शेयर बाहर के मुल्क में 12 रुपए के बाहर की करेंसी में, लेकिन तीसरी चीज एक्सचेंज रेट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह या इन्ना इन्ना लिल्लाह, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर मिसिंग थी। थोड़ी सी तो शायद अकल है हमारे में, थोड़ी सी तो शायद है अकल कि इस चीज़ को इस तरह देख लेते हैं। लेकिन मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ ताकि रेड वाली फिगर आपको पता चले बैलेंसिंग निकाली है। चलें जी, वैसे मजे की बात है, एंट्री आपने 60 लाख रुपए से करनी है। मैं आपको सारी कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंट्री तो 60 लाख रुपए से करनी है। चलें जी, नोट कर, रेड वाली फिगर बैलेंसिंग है। जी नहीं समझ आ रही इस तरह, थोड़ा सा आवाज में। क्या क्या चीज? सवाल में एक्सचेंज रेट दिया हुआ है यकम में का? मुझे चेक कर लेने दें, अल्लाह करे वही हो। कहाँ दिया हुआ है यकम में का एक्सचेंज रेट? वो कहाँ लिखा हुआ एक्सचेंज रेट? 31 दिसंबर 12 का रेट भी 25 ही है। ये महज इत्तेफाक है तो कमाल होगी। 31 दिसंबर 12 का रेट भी 25 ही है। जबरदस्त हो गया। हमने तो यकम में 12 का रेट निकाला है, हमने तो बैलेंस ही निकाला है, गिवन नहीं है यकम में 12 का रेट। एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन एंड एवरीवन शुड नोट इट कि मैंने नीचे वाली फिगर नहीं उठाई 31 दिसंबर 12 की, वो तो रेट 31 दिसंबर 12 के, मैंने किसने शेयर बाय किए हैं। सो इस वजह से मुझे फिर यहाँ बैलेंसिंग लिख देना चाहिए। बस ही ये सवाल भी फारग हुआ। अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर का अकाउंट बनाएं। पता नहीं क्या NCI CRE पढ़ाते रहते हैं बच्चों को। IFRS 9 असल चीज़ है। तेरे कपड़े सफेद हैं, काले ना हो जाएं। उतार दो, कुछ होगा तो नहीं वालों। ये पे पानी फेर दिया आपने। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, जी बताएं। कैश, पता नहीं आप रुपीज इन 1000 वाला स्यापा आपको तंग ना करे, मैं तो रुपीज इन 1000 में कोशिश करने लगा हूँ जरा करने की। तो 6,000 रुपये। तारीख बता दें। यकम में 12। $20,000 शेयर मैंने 2,40,000 में खरीदे। इसका मतलब है 12 AED का एक शेयर है जो कि बराबर था 60 लाख रुपए में। अच्छा, यहाँ पे रुक के बताएं इसका क्या मतलब है? सर प्रीमियम 2%। नहीं, प्रीमियम नहीं, 2% नहीं, कूपन। शेयर्स में कूपन रेट। कौन है ये मतलब ये कि कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड नहीं लगाना, आपने 51% शेयर नहीं खरीदे। मतलब ये कि कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड नहीं लगाना कि ये मेरी सब्सिडरी नहीं बन गई, सिर्फ मैंने 1-2% शेयर खरीदे हैं।
तो मेरा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं आया, ठीक है। तो बस ये बता रहे हो। तो हम पढ़ेंगे कि 20% तक शेयर खरीदना IFRS 9 है। ये 20% मैंने पहली दफ़ा बोला है क्लास में। 20 से 50% शेयर खरीदना एसोसिएट्स का टॉपिक है, वो हमने इंशाल्लाह शुरू करना है ईद के बाद। और 50 से ऊपर शेयर खरीदना कंसोलिडेशन है। बहरहाल ये 2% शेयर खरीदने IFRS 9 लगेगा। द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज 10 ईच। फेस वैल्यू निकाल के रख लें, शायद कहीं यूज हो जाए। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज 10 ईच। फेस वैल्यू 20,000 इंटू कितना, अभी AED में रहने में। तो ये क्या चक्कर है कि 2 लाख AED फेस वैल्यू और मैंने 2,40,000 नहीं है। शेयर्स प्रीमियम पे खरीदे जाते हैं, जैसे डिवेंचर्स प्रीमियम, कोई मसला नहीं। तो मैंने बाजार में शेयर, वैसे जब ओरिजिनली कंपनी बनी होगी 10 रुपये का शेयर था, और अब सऊदी अरब में ये कितने रुपए का हो गया, 12 रुपये का। तो इतना सा पोर्शन मैंने दोबारा किया आपके सामने, बट इट इज परचेज प्राइस। शेयर्स में भी ये कॉन्सेप्ट है, आज सुन लें। इट इज पर चेज प्राइस एंड इट इज फेस वैल्यू को भी मैंने पाक रुपीज में कन्वर्ट नहीं किया, बस कोई जरूरत नहीं अभी। फेस वैल्यू पता नहीं क्यों निकाल के रख लिया, शायद एक दिन वजह बताई थी फेस वैल्यू का क्या करना होता है। डिविडेंड फेस वैल्यू पे देना होता है, इस वजह से शायद फेस वैल्यू निकाल के रख लिया, और कोई वजह नहीं। तो 2 लाख फेस वैल्यू AED वाले शेयर्स मुझे 2,40,000 में मिले। PTCL इंटेंड्स टू होल्ड द शेयर्स टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन। डिविडेंड भी लेने और कैपिटल गेन भी लेना है। द कंपनी हैज यूज द इलेक्टिव मॉडल। इलेक्टिव मॉडल का मतलब है इट हैज इररिवोकेबली ऑप्टेड फॉर FET OCI एट इनिशियल रिकॉग्निशन, यानी वापस नहीं आएंगे। अदर एलिमेंट इंफॉर्मेशन इज अंडर। अगले साल मुझे डिविडेंड मिला है 31 मार्च 13 को, अभी सब्र कर जाए, मैं 12 में खड़ा हूं। फेयर वैल्यूज एट 31 दिसंबर 2012, 31 दिसंबर 2013, नीचे एक्सचेंज रेट छोड़ें, 13 31 दिसंबर 12 की 3 फिगर्स, कोई जरा सोचे कैरी डाउन में। पहले क्या लिखूं, बोतलें कितनी खरीदनी है, क्वांटिटी। क्वांटिटी कितने शेयर्स हैं, 20,000। इसके बाद मुझे बताएं कि पहले शेयर जब मैंने खरीदा था तब 12 AED का था, अब कितने का हो गया, 13 का। पहले पिछली दफ़ा हम गए थे तो सऊदी अरब के अंदर बोतल इतने की थी, इस दफ़ा गए इतने की हो गई। तो अब पिछली दफ़ा 12 रुपये का था, अब नहीं, इसके साथ लिखा करें, ऐसे मिक्स ना कर दें। 13 AED, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फेयर वैल्यू कल कल आपको पेपर में ऐसे भी दे सकता है कि इसको इक्वल टू का बटन मैं दबाना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर दबा दूं तो ये फेयर वैल्यू आ जाएगी इन AED, बट आई नीड फेयर वैल्यू इन। तो ये तरतीब याद रखिएगा, पहले क्वांटिटी, फिर दूसरे नंबर पर बाहर की कंट्री में वो कितने का है, फिर इन द एंड पाकिस्तान में। ये अब जरा लेटेस्ट रेट यूज करना पड़ेगा, 25। वो शायद उसी दिन वाला निकल आया इत्तेफाक में। नहीं कर लिया करें, पहले 1 साल की एंट्रीज कर लें। ये कम है 12। ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कैपिटलाइज होती है ना, अभी अगर इसमें होती है, इस मॉडल में तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होती है।
बैलेंस क्रेडिट, बस अब फेयर वैल्यू रिजर्व ही लफ्स मैंने लिख रहा, इतना टाइम कहाँ होता है पेपर में। बैलेंस क्रेडिट, it is just for balance sheet if it is required, though if it is not required in this question, maybe it is required because I have not read the question. After solving the question normally we read requirement. oh my god, इन्ना लिल्ला। अच्छा जी, 31 दिसंबर 13 की एंट्री कर दें, कितने के जी? 15 की। 31 12 13 को वैल्यू हाँ, वो एंट्रीज में मैं ध्यान रख लूंगा, आपने सही कहा, एंट्रीज में मैं ध्यान रख लूंगा। कैरी डाउन, कितने शेयर? 20,000। अब माशाल्लाह हमारी जो कंपनी है वो इतनी तरक्की कर रही है कि वो 20,000 वाला शेयर 15 रुपये का हो गया है, लेकिन 15 रुपये का नहीं, 15 AED का। तो अगर मैं 20,000 को 15 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो कल कला को आई कैप पंगा लेने पे आए तो बाहर के मुल्क की फेयर वैल्यू डायरेक्ट भी दे सकता है, और टेस्ट में अगर सर पंगा लेने को आ जाए से मंडे को तो भी कोई रोकने वाला नहीं। तो जरब 28.7, वो तो टर्म टेस्ट के पहले 2 सवाल दे के दिल खट्टा हो गया था, अभी तक वो खटास नहीं जा रही। थोड़ी थोड़ी देर में चिन मिन 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 बिन मिन 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 शुरू कर देते हैं आप लोग। 31 मार्च 13 की एंट्री डिविडेंड वाली है, वो मैं ज़रा छोड़ा हूँ। ये तो एक ही दफ़ा इसके मुंशों को ताव देते, ये पकड़ आज मार कर। गुज्जर क्रेडिट 500, ब्रॉड डाउन 500 फॉर द ईयर 1 मस्जिद है यहाँ से 2 मिनट की मोटरसाइकिल की ड्राइव पे। कितने बजे नमाज है वहाँ सर की? 5:45 बजे। अल्लाह यार, खीर होगी। पूरे लाहौर में पहली मस्जिद मुझे मिली है ज़िंदगी में, 5:45 बजे नमाज, हमारे कॉलेज के करीब। बाकी आप समझ गए जी। तू क्यों घूर रहा है मुझे? बाइक कोई मैं ले जाऊँगा। अच्छा जी, पहले तो खड़े होकर बता फजर मस्जिद नहीं, अच्छा गुमान रखना चाहिए, सॉरी 2610 2610। लेकिन ये बैलेंस शीट के लिए, बैलेंस शीट के लिए। पूरे सीए के खातिर आपने एक नमाज भी जानबूझ के घर में पढ़ ली ना मर्दों ने, तो ये पूरी ज़िंदगी लॉस कंपनसेट नहीं हो सकेगा, चाहे 10 गोल्ड मेडल आपने जो है अपने कंधे पे सजा लिया हो। ओके, हाँ जी मैं आ रहा हूँ। क्या रह जाती है? जोहर से पहले सुन्नतें मुक़द्दा रह जाती हैं, उसके बारे में उलमा ने ये लिखा है कि 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद 4 सुन्नतें पढ़ ली जाएँ। अच्छा, 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013। अच्छा जी, वो और कुछ मैं तो सीए करा दूँगा। अच्छा, कैश डेबिट, सही कह रहे हो यार, डिविडेंड इनकम क्रेडिट, डेट इज अदर इनकम। तू नीचा ले मैं कैसा रहेगी सी फेस वैल्यू पकड़े, फेस वैल्यू 2 लाख AED,
प्लीज 2 लाख AED भाई ये नीचा ब्रेक ये पॉज कर दो यार। 2 लाख AED एक फिगर हमने पहले निकाल के रखी हुई है। 2 लाख AED ज़रब 15%, ये कैश डिविडेंड है इंटू 15%, 30,000 AED। व्हाट इज, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं, तो व्हाट इज 2 लाख AED फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, नहीं इधर उधर ना देखना, तू इधर उधर की ना बातें कर, तू इधर देख। व्हाट इज 2 लाख AED फेस वैल्यू इन UAE मल्टीप्लाइड बाय 15% डिविडेंड इनकम इन UAE। और UAE वाले हमारे चाचा के पुत्र नहीं है ना कि 2 लाख के ऊपर जो है 1,90,000 डिविडेंड दे रहे हो। 2 लाख पे उन्होंने 30,000 के करीब डिविडेंड दिया है। व्हाट इज 2 लाख फेस वैल्यू इन, अगर ये आप लोगों ने ये भी निकालनी है तो वो मैंने आपको पहले बता दिया है। उसका तरीका ये है कि क्वांटिटी पकड़ लें 20,000 की और उसे मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो ये लाइक फेस वैल्यू। अच्छा इसको ऐसे थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, इस तरह नहीं डिविडेंड निकालते थे, आपको याद आ रहा हो, फेस वैल्यू इन पाक रुपीज मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड की परसेंटेज। अब शायद थोड़ा सा आसान लग रहा है, पहले थोड़ा सा ज़रा अजीब सा लग रहा था। तो पाक रुपीज में भी तो इस तरह डिविडेंड निकालते हैं। कैसे? फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। इट मीन्स कि मुझे 30,000 रुपया पाकिस्तान में डिविडेंड मिला है, बट जस्ट कन्वर्ट इट, ये AED में मिला मुझे। तो अब ये ऐसे रटा ना मारे, व्हाट इज 2 लाख फेस वैल्यू बाहर के मुल्क में, तो फिर बाहर के मुल्क थोड़ी देर चले जाएं, ज़रा 15%, तो 30,000 बाहर के मुल्क का डिविडेंड। तो पहले तो मैं इसको लिख लूँ ज़रा, डिविडेंड इनकम, ये है जी मेरी डिविडेंड इनकम। आगे एक छोटा सा रेट रूट आपको पता लगाना होता है, वो लगा दो 26.790। भाई ने माथे को ऐनक पहनाई हुई थी, नए सन ग्लासेस लेते हैं ना लोग, आज धूप नहीं निकली, हाँ फिर वो इधर लगा लेते हैं अगर धूप निकले तो पता चले। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, वो ऐसे हंसते हैं जैसे आपको मैंने कभी देखा था इस तरह। कभी किया जिंदगी में शो ऑफ? कभी हो गया होगा, मांझे वैसे हो ही जाते हैं मेरे तो ख्याल से, इतना तो ना बने अब आपके। बच्चे हैं नहीं, सब इनको पता है अपनी जो चीज़ें हैं, ये नहीं चलेगा किसी को, बच्चे हैं अपने काम की चीज़ें इनको सारी पता है। साल बताएं जी बैलेंस शीट और P&L बनाने के लिए। 31 दिसंबर 12 ना ना भाई ना ना ना, इन्वेस्टमेंट कैरी डाउन पहले साल का, दूसरे साल का, ये देखो ना, ये बोलते हैं फेयर वैल्यू रिजर्व, बातें तो ना करें ना हाइब्रिड में। 6500 8610 एंड 500 2610। सही है।
790 ऑन नहीं, 795. ओके एंड फॉर द ईयर 500, फॉर द ईयर 2010 टी अकाउंट से भी वही मिलेगा. क्या करना है इसको थोड़ा सा भाई, इधर इधर हो ना, उठो भाई, इधर इधर हो ना, जल्दी. अच्छा आप सही, इधर होइएगा जरा, नहीं उधर. रिमोट लाओ, इसको 23 पे करो और इसके पर ऊपर करो. 500 और 2110. 500 इधर आ गया और 2110 इधर आ गया. क्या क्वेश्चन है तेरा? बोल. खामोश. अच्छा भाई, भाई का ये सवाल है, सरकार तुसी ना बोलिया करो, थोड़ी मेहरबानी. अच्छा, क्वांटिटी रिमेन सेम. कह रहे हैं ये वाला जो गेन है ये बनता है एज पर IFRS 9, इट इज फेयर वैल्यू गेन, एंड दिस इज एज पर IAS 21. तो IAS 21 में ये लिखा था कि जहां पर फेयर वैल्यू गेन जाए, IAS 21 ढेर हो जाता है, IAS 21 की नहीं चलती. IAS 21 दूसरे स्टैंडर्ड के चलता है पीछे. अगर IAS 16 है तो उसके पीछे चलेगा. इधर प्रीवेल करेगा IFRS 9. IFRS 9 ने जब हुक्म दे दिया कि FET OCI का गेन OCI में जाएगा तो फेयर वैल्यू का गेन उसके ताबे होने की वजह से OCI में चला जाएगा. तो अलग से इस तरह नहीं करेंगे कि P&L में कुछ लेके जाए. और अगर ये FETPL मॉडल होता तो यहीं पे मैं ये इसके साथ P&L लिख देता, यहीं पे P&L लिख देता. ये नोट कर लें. अच्छा, ये ना ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल है, बंदा कभी कई दफ़ा नज़र नहीं मारता चीज़ों को. तो नहीं अभी नहीं. IAS 21 किधर है? नहीं, नहीं ऊपर नहीं. आप लोग अगर कभी ज़िंदगी में बस में या जहाज़ में ट्रैवल किया और दाएं बाएं लोग सो रहे हुए, तो आप लोग तो उसका भी ध्यान नहीं रखेंगे, हर वक्त चिन मिन 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 लगे रहेंगे. मेरा नहीं ख्याल रशीद. चलें छोड़ें, IFRS 9 निकाल लें, वो तो हो गया. सॉरी, IAS 21 नहीं बल्कि 12 में है यार, सॉरी. IAS 12 पेज नंबर बताएं, वो जो नोट्स बांटे हैं. पास पेपर क्वेश्चन 385.
385 पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 15 पॉइंट नंबर BII। भाई उधर से किसी को बुलाएं और ये मिटवाएं। ऑन 1 जनवरी 2021 हमारे साल के पहले दिन, बड़ा आसान सा सवाल है, एसएल एक्वायर्ड शेयर्स इन लिमिटेड सॉरी फॉर ₹70 मिलियन। बीइंग अ टीचर कुछ लोग ऐसी बात तवक्को नहीं कर रहे होते। अच्छा, फॉर 70 मिलियन ये कंपनी खुद कौन है? अगर वो फनी है तो ये सरप्राइज है, लोग सारे एक ही बिरादरी दिन है। अम्मी अबू अमेजिंग। अच्छा, ऑन 1 जनवरी 2021 एसएल एक्वायर्ड शेयर्स इन फनी लिमिटेड फॉर ₹70 मिलियन। उत्ते साड़ियां चीखा निकलियां होंगे ना, सरप्राइज से फनी आई कैप में देखो। द इन्वेस्टमेंट, बी कॉन्फिडेंट, मतलब लगे रागने पेपर में आखिरी टाइम तक। द इन्वेस्टमेंट इन एफएल वाज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट FETPL। फारक सा मॉडल, पहली जो क्लास थी IFRS 9। तो परचेज प्राइस बता दें 70। इन्वेस्टमेंट इन एफएल वाज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट ड्यूरिंग द ईयर एसएल रिसीव्ड 4 मिलियन एज डिविडेंड। इसकी अच्छा एंट्रीज करके बताते हैं। 70 की क्या एंट्री की? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। 4 मिलियन की क्या एंट्री की? कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। एट ईयर एंड अ गेन ऑफ 10 मिलियन वाज रिकॉर्डेड। एट ईयर एंड अ गेन खुद दे दिया या कैरी डाउन दिया? गेन दे दिया। एट ईयर एंड अ गेन ऑफ 10 मिलियन वाज रिकॉर्डेड एज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। सो दैट इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग। देख लें, दैट इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग वालों का P&L और अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट मुझे बनवा दें, उसके बाद आगे चलते हैं। अकाउंटिंग वालों के P&L में क्या गया होगा? 4 मिलियन की डिविडेंड इनकम P&L में गई होगी, क्योंकि FETPL मॉडल है। मैंने टाइम सेव करने के लिए भाई से रिक्वेस्ट की थी और आप, अच्छा जी, 4 मिलियन की डिविडेंड इनकम गई है P&L में और 10 मिलियन की फेयर वैल्यू गेन गया। ये जा चुका है, लेकिन IAS 12 इस पे बेस नहीं करता, वो गई हुई चीजों को उल्टवाता है। बैलेंस शीट बना दे अकाउंटिंग वालों की जुबानी। 80 प्लस 10 कैरी डाउन होते। आपको तो शर्मिंदा ही किया करें। 70 रुपए वाली चीज 10 रुपए से बढ़ गई तो कितने की हो गई? 80 की हो गई। तो ये अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बन गई। अब देखते हैं टैक्स वाली सरकार क्या चाहती है। अब अगर कुछ भी नहीं है ना पेपर में, तो कम से कम इतना देख के ना यू कैन इजीली अटेन मार्क्स। हाउ? कैरिंग अमाउंट 80, जहन में लाएं टी काउंट 70 जमा 10 कैरी डाउन 80। अब बड़े हो जाए, यहाँ पर टी काउंट से बाहर निकल आए। तो कैरी डाउन 80 इन कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस की वर्किंग, टैक्स बेस मुझे नहीं पता क्या है। एंड सेकेंडली गेन को उल्टा दें, कितना? 10 का। और डिविडेंड पे वही बहस के पता नहीं डिपेंड करता है सेपरेट रेट है या नहीं। डिविडेंड की बहस हमारी हो चुकी भी है, तो डिविडेंड के लिए प्लीज कोई नए तरीका नहीं निकालना। डिविडेंड की हमारी वही बहस, पता नहीं अगर सेपरेट रेट हुआ तो उल्टा कर अलग रेट लगा देंगे, वरना अगर एग्जाम्प्ट हुआ तो हो सकता है इसको टोटली हम लेस करके इग्नोर कर दें। तो फिलहाल चले, मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एज्यूम कर रहा हूं कि डिविडेंड भी कोई ना कोई मसला होता ही है हर सवाल में। तो 2 काम करने हैं जिससे आपके इजी मार्क्स आ जाने हैं। 4 और 10 उल्टा देना है करंट टैक्स की वर्किंग में, और कैरी डाउन आपने ले लेना है 70 नहीं 80। चलें, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स रेट और टैक्स। करंट टैक्स की वर्किंग, लेस डिविडेंड। भाई इन्हें को इस तरह नॉर्मल तरीके से मिटाया करें टिश्यू पेपर लेके, तो वो स्मेल आ रही है। 4 और 10 ये करंट टैक्स की वर्किंग हो गई। और कोई पेट्रोल की खुशबू किसी को पसंद है तो आ जाए।
है डीजल, आ जाओ, कह रहे मैंने आना है। कोई ऐसा काम करो घर वाले खुश हों। क्या करना शुरू कर दें? कुतब तू पूर्वकार नाम है तेरा इसलिए। हाँ आप ही कुतब है मेरे ख्याल से। तो आपने एक दफा याद नहीं मुझे कहा था कि पूरे कॉलेज में आपको ये वाला नाम सिर्फ मेरा ही मिलेगा। उस वक्त से कोई कुतब सीए में नहीं आया। तूने क्या बोला वो फिक्रा नोट करें। असल नामों पे कभी हम बहस नहीं करते। क्लास के अंदर बहुत से कई दफ़ा नाम सुनने में मिल जाते हैं जो उलमा कहते हैं मुनासिब नहीं रखने, लेकिन अब वो पेरेंट्स ने रख दिए हुए हैं क्लास के अंदर, इससे बताया भी नहीं जा सकता। ये ना हो क्लास के बाद सारे पहुंचे हों मेरा ज़रा ये नाम है चेक करके बता दें। बहुत से नाम ऐसे कॉमन हैं जो नहीं रखने चाहिए लेकिन चल पड़े हुए हैं। नहीं अब मिसालें नहीं देना, हो सकता है कि ऑनलाइन में हो। पहले तो उसका ज़रा ईमान बनाओ, जज्बा हो, फिर ही बात बताई जा सकती है। तवा गर्म नहीं हो तो रोटी डालें तो उल्टा ही काम हो जाता है। पहले वो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए ज़रा बंदे को। अच्छा जी आगे चलें। वो अपने नाम का मतलब देख रहा है। भाई इधर देख मेहरबानी। अंडर टैक्स लॉस सरकार IAS 12 शुरू हो गया, IFRS 9 में हो गया नहीं ऐसे देखो तो गरारियां तेज घुमाया करें अपनी। अंडर टैक्स लॉस कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट 15%। ये क्या चीज़ होती है कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट 15%? जब कभी शेयर बेचेंगे तो टैक्स वाले उस गेन पर टैक्स मांगेंगे 15%। जब कभी बेचेंगे, हमने बेच दिए या बेचे बगैर गेन रिकॉर्ड किया, लेकिन अगर बेच दें तो टैक्स वाले किस पे गेन मांगेंगे? 15% एट द टाइम ऑफ सेल। चलें इसको जरा साइड पे रखें। वाइल डिविडेंड इज टैक्सेबल एट एंड नॉर्मल टैक्स रेट इज। आप बता दें डिविडेंड का क्या करते थे। डिविडेंड को जब कभी रिसीवेबल टाइप चक्कर होता था तो वो टी अकाउंट बना के फिर डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में सारा लेके जाते थे। अभी अल्लाह का शुक्र है कहीं रिसीवेबल का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। तो जब रिसीवेबल का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ तो फिर वो जो एक सवाल में ज़िंदगी में पहली दफ़ा किया था कि अगर डिविडेंड को इधर पड़ा रहने दिया तो उस पर वही रेट लग जाने। फिलहाल डिविडेंड को हमने माइनस कर दिया। माइनस करके क्या करें, यहां पे आ जाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट, यहां पे आ जाएगा टैक्स एट द रेट ऑफ। डिविडेंड को क्यों माइनस किया है? इस पे 30 ना लग जाए इसलिए माइनस किया। तो करंट टैक्स की वर्किंग में हमने अकाउंटिंग वालों का P&L उल्टा दिया है। अब टैक्स 10 पर 30 लगना है या टैक्स एट ऑफ 10% ऑन 10 4 10% ऑन 4 0 पॉइंट। उसको डेफर टैक्स में डिविडेंड को तब लेके जाते हैं जब रिसीवेबल होता है। अभी रिसीवेबल नहीं है तो करंट टैक्स ही करा दें रूट। ये लाइन पढ़ें और बताएं टैक्स बेस। ये लाइन पढ़ें और इन्वेस्टमेंट की टैक्स बेस बताएं। टैक्स वालों के मुताबिक, बल्कि मेरे ख्याल से अब मेजर लोग ऐसे बैठे हैं जो या टैक्स पढ़े हैं या पढ़ लिया हुआ है। टैक्स वालों के मुताबिक आप शेयर खरीदते थे 2010 में और बेचते थे जाके 2016 में, बीच में कुछ नहीं करते थे। टैक्स की क्लास थोड़ी सी ज़हन में लाएं, बीच में कुछ नहीं करते थे।
10 में खरीद के 16 में बेचते थे, सारा गेन 16 में रिकॉर्ड होता था। ये करते थे शायद टैक्स की क्लास में। इधर आए आप, इसका मतलब है टैक्स वाले हर साल ऐसा नहीं कहते कि ओ शेयर महंगा हो गया, ओ तेरी खैर, ओ महंगा हो गया टैक्स दो, इस तरह टैक्स वाले नहीं कहते। वो वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं। ये एग्जैक्ट अल्लाह का शुक्र है वो चीज आ गई जो लकीली आपने किसी जमाने में टैक्स में पढ़ी हुई। अंडर टैक्स लॉज गेन इज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ सेल। टैक्स वाले कहते हैं जब कभी बिकेगा तो गेन पे टैक्स देना। हमने तो अकाउंटिंग में 10 रुपए बिके बगैर ही डालनी है, तो इट मींस के शायद टैक्स वालों की, अच्छा कैश की एंट्री दोनों की नजर में सेम होती है। इट मींस कि अगर टैक्स वालों की नजर में अकाउंट बनाऊं, वैसे तो बनाने की जरूरत नहीं है, ज़बानी समझ आ गया, तो वो कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल ही फॉलो करना चाह रहे हैं। कितने का शेयर खरीदे? दे आर सेइंग द गेन विल बी एडेड, नो, कहते हैं गेन विल बी एडेड ना करें, गेन विल बी टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ सेल, सो इट इज नॉट सोल्ड। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे फिर रखेंगे। कैरी डाउन कितना आ गया? 70। 10 को कब छेड़ेंगे? कभी जब कभी अगर अगले साल के अगले दिन ही बिक जाए तो फिर 10 इनकी नजर में क्या होगा? कैपिटल गेन। वो अगले साल इनकम में डालेंगे फिर ये 10। फिलहाल इस तरह ज्यादा अच्छा समझ आता है कि अगले साल के अगले दिन पहले दिन ही बिक जाए तो फिर ये 10 रुपए पे टैक्स मांग लेंगे। तो फिलहाल अगर मैंने 10 रुपए को उनकी नजर में भी इनकम में डाल दिया तो फिर तो अभी टैक्स देना पड़ेगा 10 रुपए पे। टैक्स वाले तो इस पे टैक्स मांग नहीं रहे, तो बस टैक्स वाले शायद एक एक्चुअल गेन की तरफ जाएंगे। और यही बात सारी उसमें थी IAS 16 में। रीवैल्यूएशन को हम इग्नोर करते थे। आपको याद है जब टैक्स बेस निकालनी होती थी तो कॉस्ट माइनस टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन करते थे और फेयर वैल्यूज इग्नोर करते थे। 2-3 सवाल आपको IAS 12 के याद होंगे। हमने डेट डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम बनाया था लंबा सा, वो अकाउंटिंग वालों के लिए यूज किया था, और टैक्स वालों के लिए साइड पे जाके वर्किंग व्हाइट बोर्ड पे कर देते थे कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो फेयर वैल्यू गेन को नहीं मानते। तो व्हाट इज दिस फेयर वैल्यू एंड व्हाट इज दिस? दे डू नॉट एक्नॉलेज इट, सो दैट्स व्हाई टैक्स बेसिस। जब कभी 10 का गेन आएगा, इफ कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन इट इज टैक्सेबल इन फ्यूचर। जब कभी ये गेन आएगा 10 का तो टैक्स वाले इस पे कितना टैक्स मांगेंगे? जल्दी बताएं। द गेन इज टैक्सेबल एट टाइम ऑफ सेल विच इज 10%, सॉरी वाइल डिविडेंड इज 10%, तो द गेन इज टैक्सेबल एट 15% एट द टाइम ऑफ सेल। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि यहां आपने ना 15% लगाना है, क्योंकि टैक्स वाले चाहते हैं कि अगर आप अगले दिन ही बेच दो तो इस पे क्या टैक्स दोगे? 15%। तो लिखें जी, डेफर टैक्स की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट्स पर कैपिटल गेन का टैक्स रेट लगाएंगे। इधर देखें, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पर, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पर कैपिटल गेन का टैक्स रेट लगाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पर डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कौन सा रेट लगाऊं? डिविडेंड का रेट लगाऊं, जनरल रेट लगाऊं, या कैपिटल गेन का रेट? कैपिटल गेन का टैक्स रेट लगाएंगे। किसकी नजर में कैपिटल गेन नहीं आया? टैक्स वालों की नजर में। अकाउंटिंग वालों की नजर में शायद गेन आ गया, उसे वो कैपिटल गेन नहीं कह रहे, फेयर वैल्यू गेन कह रहे। चलें जी, रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन में क्या करना है? 4 और 10 को इधर जरा ले आए। 4 पर कितना रेट लगा? 10, लेकिन हमने पीबीटी पे कितना लगा दिया होगा? 30।
10 पर कितना रेट इधर लग गया होगा? 30, लेकिन हमने 15%। कंप्लीट। मुझे ये बताएं कि ये एडजस्टमेंट अगर मैं ना कराता तो सारा डाटा सामने रख के आधी कितने लोगों की हो जानी थी? आधी। ठीक है, नहीं नहीं, ये 15 वो नहीं है, ये असल में लकीली 15 है, ये 30 माइनस 15 वाला 15 है। ठीक है, जनरल रेट कितना है? 30। लग कितना गया? 20% ज्यादा लग गया। जनरल रेट कितना है? 30। बिल फर्ज इधर होता 14, तो कितना ज्यादा लग गया? इधर 16 आता फिर। तो जनरल रेट और लगे हुए रेट का डिफरेंस लेते हैं हम। इस तरह के सवाल क्लास में ना पूछा करें, कुछ बातें दिल में भी रखनी होती हैं। अम्मी और कितना दबाएंगी मेरे से, इस तरह बोलते हो घर में? फिर अभी और प्लेटें आ रही हैं पीछे से धोने के लिए, इस तरह बोलते हो घर में? अच्छा, ये ग्लास भी रह गए थे अम्मी? अजीब बातें करो, अभी और कितना पढ़ाएंगे ये अब तो। कोई एक मसला हो तो बंदा उसे हल करे। पेज 386। ये बीकन हाउस और इन्होंने ये आप लोगों को सिखाई नहीं ये सारी चीज़ें स्कूलों ने? लकास वगैरह, लकास पता है, और कौन कौन से स्कूल हैं? LGS नहीं सिखाई नहीं जाती हैं ये चीज़ें? नहीं सिखाते उधर? अच्छा चलें आगे चलें। पेज नंबर 386, पेज नंबर 386। जल्दी से कर दें 1-2 मिनट के अंदर। पॉइंट नंबर 5 वही IFRS 9 की एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 यार, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, ट्राई करें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 16 एडजस्टमेंट नंबर 5 जो सामने खुली हुई है। बस कर देना, 1-आधा मिनट लगाएं, ख़त्म करें इसको। क्या है वो नहीं है, FET OCI है ना, तो एक जनरल एंट्री भी करनी पड़ेगी, एक जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। ज़बानी किसने सोच लिया? ज़बानी अच्छा। और 1 मई 2021 हमारा साल ख़त्म होने से जनरल टैक्स रेट है 35% इस साल का। हमारा साल ख़त्म होने से ये 7 नहीं होते मेरे ख्याल से, तो 8 होते हैं। 8 महीने पहले हमने डिविडेंड को ना कभी टाइम अपोर्शन ना कर दीजिएगा ज़िंदगी में, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि डिविडेंड मिले तो सरकार पहुंचे हो कहीं 10/12 10/12 कर रहे हो। डिविडेंड को कभी ज़िंदगी में टाइम अपोर्शन ना कीजिएगा। तो कहाँ दिमाग घूम रहा होता है पता है आप लोगों का, पता ही नहीं चलता। अभी इधर बैठे होते हैं, थोड़ी देर में मरी पहुँचे होते हैं। 1 मई 2021 PL एक्वायर्ड 5% शेयर्स फॉर 75 मिलियन। ये 5% शेयर्स का मतलब है 51% ही खरीदे, तो ये हमारी सब्सिडरी नहीं बनी, IFRS 9 लगेगा। फॉर 75 मिलियन। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर के अंदर डिविडेंड अनाउंस किया है 8 का, रिसीव हो गया। कुछ डेफर टैक्स की वर्किंग ना जेन में लाएं, रिसीव हो गया है। PBT में कितना पड़ा हुआ है?
105 में कितना पड़ा हुआ है? 8। इन अक्टूबर 2021 डिविडेंड ऑफ 8 वाज, डिविडेंड की एंट्री क्या की होगी? कैश डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। एज एट 31 दिसंबर 2021 पीएल रिकॉर्डेड 15 मिलियन गेन एज चेंज इन फेयर वैल्यू विच वाज टेकन टू ओसीआई। अंडर टैक्स लॉस को छोड़ें पहले, एक मिनट। PL acquired shares for 75। ना भाई बोलो ना आप। इन अक्टूबर 2021 डिविडेंड ऑफ 8 मिलियन वाज रिसीव्ड, तो कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट एट 31 दिसंबर 2021 PL रिकॉर्डेड 15 मिलियन एज गेन फॉर चेंज इन फेयर वैल्यू एंड वाज टेकन टू अंडर टैक्स लॉस गेन इज टैक्सेबल एट टाइम ऑफ सेल। वही वाली बात, गेन इज टैक्सेबल एट टाइम ऑफ सेल। व्हाट इज द गेन? 15। इट इज टैक्सेबल एट टाइम ऑफ सेल। इस पर टैक्स लगेगा जब कभी सेल होंगे ये। इन्वेस्टमेंट 90 75। प्लीज 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 आप लोगों ने 15 को उल्टाना नहीं है करंट टैक्स की वर्किंग में, क्योंकि करंट टैक्स की वर्किंग शुरू होती है पीबीटी से। तो पीबीटी तो विद इन पी एंड एल होता है, तो ये जो गेन है ये ओसीआई में गया हुआ है। लेकिन एक और कहानी होनी है, वो भी मैं बताता हूं आपको, एक दो दिन पहले पढ़ाई थी वो भूली होगी। यहां एक और कहानी होनी है, तो यहां बताएं करंट टैक्स में, भाई करंट टैक्स में यहां फेयर वैल्यू गेन क्यों नहीं उल्टाना? क्योंकि करंट टैक्स की वर्किंग पीबीटी से शुरू होती है। क्लास में आ गए हैं तो इधर मुतवज्जे रहें। करंट टैक्स की वर्किंग पीबीटी से शुरू होती है और पीबीटी तक सिर्फ डिविडेंड इनकम ऐड हुई भी है। आप जरा पी एंड एल और ओसीआई पिछले सवाल का भी हमने बनाया था, जहन में लाएं। अभी ये थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया था, किस स्टैंडर्ड में? IFRS 9 में। ये देखें, ये एफईटीओसीआई मॉडल अभी तो हमने फॉलो किया है। तो आपको पता है पीबीटी तो यहीं आ जाता है, माइनस करंट टैक्स, डेफर टैक्स, और यहाँ पैट आ जाता है। तो पैट के बाद ये चीज़ें नज़र आती हैं हमारी। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो फेयर वैल्यू गेन है वो याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसको उल्टाने की ज़रूरत नहीं है अंडर एफईटीओसीआई मॉडल। और एफईटीपीएल मॉडल में हमने अभी फेयर वैल्यू गेन उल्टाया है। तो इसलिए फेयर वैल्यू गेन मैं नहीं उल्टा रहा, लेकिन एक एंट्री होगी वो मैं बताऊंगा। और अच्छा जी, आप पहले डिविडेंड को ज़रा फारग कर लें। वाइल डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम, तो बस ठीक है, नीचे ला के 0% लगा दें। मादरत, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो नीचे ला के 0% लगा दें, नहीं लगाने की जरूरत। तो थोड़ी थोड़ी चेंज देखें। उधर डिविडेंड पे रेट क्या था? अलग, इसलिए पीएनएल टाइप आइटम है। डिविडेंड हमेशा पीएनएल टाइप आइटम है। उल्टा के रेट लगाया था। इधर डिविडेंड पे उल्टा के रेट क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि एग्जाम है, वो तो पहली वाली क्लासों की तरह समझ लें। उधर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस सेम रही जिससे पहले निकाली थी। एक चीज़ नहीं उल्टाई, फेयर वैल्यू गेन, उसकी आपने एंट्री करनी है। जगह निकाल लेते हैं यहां। एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, और अभी मैंने फिर अब शुरू में जाएगी। एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, डीटीएल क्रेडिट। आप 15 रुपए की एंट्री देखें भाई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट 15 ही मारा है। फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई पूरा नहीं जाएगा।
क्योंकि डेफर करके गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी। बताएं जी, 15 ज़रब रेट 35% है या 35%? अगर मेरी ओसीआई में खुशी की मैं बात करूं तो पूरी मेरे ख्याल से 15 नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ओसीआई में खुशी 15 ले जाऊंगा तो इसका मतलब है गवर्नमेंट का कुछ है ही नहीं। तो ये डीटीएल टाइप एंट्री कब हुआ करेगी? जब इन्वेस्टमेंट्स किस पे हैं? एफईटी ओसीआई पे, और जब पीएनएल पे हैं तो तब इन चक्करों में पड़ने की जरूरत ही नहीं। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट थोड़ा सा दूर करके खूबसूरत से कर लेना, 15 से। फेयर वैल्यू रिजर्व 9.75। डीटीएल बैलेंस नहीं निकालना है या 35% लगा दें? कितना? 5.25। इस एंट्री को पोस्ट कराएं। इन्वेस्टमेंट डेबिट 15, जाके देखें हो गई? सबर करो ना भाई, पोस्ट तो कर लो। इन्वेस्टमेंट डेबिट 15 हो गई। फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई, ओसीआई में बना नहीं रहा, तो फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई 9.75। और डीटीएल अकाउंट, डीटीएल अकाउंट वो डेफर टैक्स, ये करंट टैक्स, वो टी अकाउंट और ये जनरल एंट्री। जनरल एंट्री को डीटीएल के अकाउंट में डलवा दें। डीटीएल के अकाउंट में किस साइड पे? क्रेडिट 5 पॉइंट, वहाँ यहाँ एसेट आता था, यहाँ इन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ आएगा। बाकी बीडी सीडी इंशाल्लाह उसी तरह निकलेंगे जैसे पहले निकलते हैं। अभी तस्वीर नहीं खींचनी, डिफरेंस बता दें। 15। पिछले सवाल में रेट दिया हुआ था कैपिटल गेन का, लिखें इस सवाल में कैपिटल गेन का रेट नहीं दिया हुआ। चले मैं लिख देता हूं आके, हाइब्रिड में लिखें इस सवाल में कैपिटल गेन का रेट नहीं दिया हुआ। क्या करें फिर? 0%। शिवाश्री माथे क्रिकेट खेलता था ना, 0% है। बस इस साल का जो रेट है 30% है, 35% है, कितना है? 35%। क्या करना है? मैं अपने घर से लाया हूँ एसी, आपके एसी ने बाजार किया हुआ है। अब मैं आपको जवाब दूंगा, क्यों मारोगे मुझे इस तरह की बातें करके? अच्छा बताओ अब क्या करना है? उठवाना है एसी इधर से या बंद करवाना है? कल से ना आप जरा मेरे पास बैठा करो, ठीक है? ये टैक्स आपने किस सेशन में पढ़ा था? 22 में। क्या बना था? फिर उसके बाद अगली दफा दिया तो इस दफा फिर FR2 में कैसे आ गए? अच्छा, पिछली दफा क्या हुआ है रिजल्ट जो भी आया? कॉस्ट। और उससे पिछली दफा? मैं वो एक मुझे बच्चा मिला, एक दफा उसका 1 पास हुआ और एक दफा उसका 1 पास हुआ। तो ये सुनने से आप जरा मोटिवेट हो गए कि आइंदा इंशाल्लाह 3-3 करके निकाल लूं। 6 रह गए हैं, 6 रह गए हैं वैसे 8 में से 6 रह गए हैं। इस दफा कितने दे रहे हो? कौन कौन से? वो मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलेंगे, यानी घर में भी अबू मैं आपको ये बताऊंगा तो आप बोलेंगे। अच्छा जी, चलें जी, इट्स ओवर। ये इट्स ऑल अबाउट
बोलें, पहले में एफईटीपीएल था और दूसरे में एफईटीओसी और टेस्ट में इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। टेस्ट में इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, आईकेप ने तो कभी टेस्ट नहीं किया इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। उसमें बस हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग वाले क्या चाहते हैं और टैक्स वाले क्या चाहते हैं। और आपको लग रहा है टैक्स वाले कॉस्ट मॉडल को शायद फॉलो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे ही रख रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे ही रख रहे हैं। नहीं सर, नहीं। अच्छा, पेज नंबर, पॉइंट नंबर 3, आज जरा थोड़ा सा इस चीज़ को देख लें। पॉइंट नंबर 3 भी करवा दें, उस दिन रह गया था। पॉइंट नंबर 4 तो IS 37 का ये नहीं हो सकता, किस्तों में सी हो रहा है। ऑन 1 जनवरी 2021, ऑन 1 जनवरी 2021 अच्छा, ये सारी कैलकुलेशन आपने ज़बानी करवानी है बबलू। ऑन 1 जनवरी 2021 हमारे साल के पहले दिन PL purchased a license having indefinite life from a foreign company at a cost of ₹116। एंट्री बताएं अकाउंटिंग वालों ने क्या की, इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ये अकाउंटिंग वालों ने एंट्री कर ली। अपॉन पेमेंट, जब पेमेंट की बारी आई, इसका मतलब है शायद कैश क्रेडिट नहीं किया था, उधार पे खरीदा था। अपॉन पेमेंट देयर वॉज अ गेन विच इज रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स। टैक्स वालों का गेन तो अलग बताता है, अकाउंटिंग वाले एक्सचेंज गेन को कहां लेके जाते हैं, P&L में। तो इसमें एक दिन आपको मैंने बताया था और कुछ छोटे छोटे सवाल भी दिए थे, अकाउंटिंग वालों ने IS 21 में एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड करते हैं कहां पे, P&L में। तो अकाउंटिंग वाले एक्सचेंज गेन एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड करते हैं P&L में। एक दो जगहों पे OCI में भी होते हैं, जहां कोई IS 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो हो रहा हो या IFRS 9 में फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो हो रहा हो, वो तो फिर पता चल जाएगा ना हमें। जनरल रूल है, ऑल एक्सचेंज गेन लॉसेज इन IS 21 विल गो टू P&L। तो अभी तक बता दें अकाउंटिंग वालों का क्या उल्टा दूं और कैरिंग अमाउंट क्या ले लूं, फिर टैक्स वालों का पढ़ लेते हैं। 16 अकाउंटिंग वालों ने गेन में डाल दिया, अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टाना है, लेस 16, और अकाउंटिंग वालों की नजर में एसेट कितने का है, 116 का। इसमें कोई ऐसी होगी ना मारेगा ये 16 उस 116, ऐसा कुछ नहीं है खुदा के लिए, वो इत्तफाकन बराबर आ गया, मैं क्या करूं। तो कुछ लोग ऐसे भी पता नहीं सोच रहे होते हैं। एसेट बाय बस कितने का किया है, 116 का। कैरिंग अमाउंट 116, हाँ क्योंकि इनडेफिनेट लाइफ है। कैरिंग अमाउंट 116, अकाउंटिंग वाले 116 बैलेंस शीट में ले जाएंगे, तसल्ली से सोचें, अकाउंटिंग वाले 116 बैलेंस शीट में ले जाएंगे, कैरिंग अमाउंट 116, और अकाउंटिंग वालों का गेन रिवर्स हो जाएगा -16 से। टैक्स लॉज वाले कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज को एडेड टू आर डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ, ये शायद कॉन्सेप्ट आपने टैक्स में भी पढ़ा हुआ है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस में लॉस आ जाए तो लिखें लॉस एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है, क्योंकि एसेट और लॉस डेबिट टाइप चीजें हैं, और गेन लेस होता है। अब क्या आया है गेन, टैक्स वालों की नजर में जो एसेट की कॉस्ट है वो 116 नहीं है, 116 माइनस 16। टैक्स वाले कहेंगे 116 इज लाइक एसेट टाइप चीज, एंड सो एसेट टाइप चीज मींस हमारा खर्चा हुआ, एंड 16 इज लाइक इनकम टाइप चीज। तो एसेट डेबिट नेचर का, इनकम क्रेडिट नेचर की। तो गेन को टैक्स वाले एसेट की कॉस्ट में नेट करेंगे। तो टैक्स वालों की नजर में एसेट 100 रुपए का आएगा, और 10% अमोर्टाइजेशन के बाद 100 ज़रब 10%, 10 की अमोर्टाइजेशन जाएगी टैक्स वालों की वर्किंग के अंदर करंट टैक्स में, और टैक्स बेस आ जाएगी 100 इंटू 10%। बोले 100 इंटू 10% नहीं, 100 इंटू 90%, तो 100 इंटू 90% वो टैक्स बेस आ जाएगी। अब कोई बच्चा सिर्फ 16 को 116 से नेट ना करता तो फिर भी उसके 2-3 नंबर आ जाने थे 4 में से, बिकॉज बाकी सारी फिगर्स उसकी सही हो जानी थी। तो कैरिंग अमाउंट क्या होगी 116, करंट टैक्स में क्या उल्टाना है 16 का गेन लेस करके। दूसरी बात, टैक्स वाले कह रहे हैं कि गेन को एसेट की कॉस्ट में माइनस करो, तो कॉस्ट है 116 माइनस 16, कॉस्ट आ गई 100।
100 में से माइनस कर दें डेप्रिसिएशन, तो डेट विल बी योर टैक्स बेस। ओके, कम ऑन एथिक्स, ये 2 सवाल पढ़ लें फिर छुट्टी करें। वो मुझे याद कराइएगा IFRS 16 का जो आपको सवाल करवाया था ना, वो सवाल इंशाल्लाह पास पेपर क्वेश्चन 15 का बी, वो मैं अगले दिन आके ना वाइट बोर्ड पे आपके आने से पहले ज़रा लिख के रखूँगा। इधर मुझे फील हो रहा था बाद में क्लास की किचमिचिच मच गई थी, तो वहाँ ज़रा प्रॉपर नीट करके नोट कर दूँगा आपके आने से पहले, और इधर डिस्कस भी कर लेंगे कि वर्किंग 0 में क्या जाना है, वर्किंग 1 में क्या जाना है, और जनरल एंट्री कैसे होनी है, वो जो लास्ट क्लास में एंड पे जाके बात की थी। अच्छा जी, बाकी इज़ ACA इज़ वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर एट कीवी लिमिटेड। आसान वाला सवाल पहले कर लेते हैं, आसान तो सारे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ आपने CA कर लिया इसलिए आप कह सकते हैं, हमें कभी देखें कौन सा कॉपी करवाया हुआ है, 6 कॉपी करवाया हुआ है। ज़िया इज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके पीछे अंत तक मेहनतें हैं। ज़िया CA बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, तो दिन रात उसने एक की, ठीक है, उम्र नहीं बता रहा मैं आपको उसकी। ज़िया इज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, माशाल्लाह। मैट्रिक कितने साल में हो रहा है आजकल? 16 साल में, 15 साल में भी हो रहा है। 15 जमा 2 17 में FSC, 18 19 21 साल में CA करके लोग फारग, लोग नहीं फारग हो गए होते, मतलब ये 21 साल में लोगों ने CA को फारग कर दिया होता है। मिल रहे हैं मार्क, एक बंदा मिला। क्वेश्चन, ज़िया इज़ अ CA एंड वर्क्स एज अ फाइनेंस, साथ वाले देखें कितना, 18 का हो गया, 17 का है। अच्छा, ज़िया इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वर्क्स एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर। यस, 21 वाला है, आई हैव हर्ड, ज़्यादा कर दी मैंने, 22 कर लूँ। अच्छा, ज़िया इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्क्स एज फाइनेंशियल कंट्रोलर इन यूनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड। UEL इज करंटली कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ टॉप स्टोरेज लिमिटेड। UEL पेरेंट समझ लें, ये पेरेंट कंपनी है, ये कोई टॉप स्टोरेज कंपनी को एक्वायर करना चाह रही है। एंड ज़िया इज़ अ मेंबर ऑफ टीम विच इज करंटली नेगोशिएटिंग द परचेज विद मैनेजमेंट ऑफ TSL। तो UEL इज लाइक PTCL, ज़िया इज एम्प्लॉय इन PTCL। ज़िया सऊदी किंग से जब मीटिंग थी जिसमें यूफोन को बाय किया जाना था, तो ज़िया को भी हम ले गए। ऑब्वियसली असल तो डायरेक्टर्स गए होंगे PTCL के, तो साथ ज़िया को भी ले गए कि हबीबी यल्ला यल्ला के साथ तू अरबी बोलेगा और साथ तू उधर बैठ के हमारी तरह बातें नोट डाउन करेगा, तू फाइनेंशियल कंट्रोलर है, और 1-2 मीटिंग में तुझे अगर ले जाए तो ज़्यादा चौड़ा ना हो जी, कभी कभी तुझे ले जाया करेंगे। तो ज़िया को भी मीटिंग में ले गए जहां हमने बहुत एक बड़ी कंपनी को खरीदने जा रहे थे। एंड ज़िया इज़ अ मेंबर ऑफ टीम विच इज़ करंटली नेगोशिएटिंग द डील विद द मैनेजमेंट ऑफ TSL। तो TSL की जो मैनेजमेंट है उससे डिस्कशन हो रही है। आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ फ्यूचर परचेज, ये पता चल रहा होता है ना साथ साथ पेपर में, फ्यूचर परचेज। आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ फ्यूचर परचेज का पता चलने के बाद कि परचेज हो जानी है सब्सिडरी, ज़िया ने आया और ज़िया ने अपनी बानों को और अपने शौकत को कहा कि अपनी बानों और अपने बबलू को कहा कि बबलू बालिग कर लेना, उसके नाम के शेयर चलें, 10 लाख शेयर जो है वो TSL इन द नेम ऑफ हिज वाइफ एंड सन। ओए ED लगा हुआ है, क्या कर लिए हैं, परचेज कर लिए हैं। क्या ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को पता है या उसको सिर्फ पता चली है? अभी कहीं नहीं लिखा हुआ पब्लिक को पता चल दिया है, उसको पता चल गया कि फ्यूचर परचेज होनी है। इट मींस परचेज इज नॉट मेड येट, हमने यूफोन को खरीदा नहीं है, लेकिन इसको पता है कि जब PTCL यूफोन को खरीद लेगी तो यूफोन ने ऐसे ही आसमानों पे पहुंच जाने और यूफोन के कंधे ऐसे ही ऊपर हो जाने, हो भाई तुझे पता है मुझे किसने खरीदा हुआ है, मुझे PTCL ने खरीदा हुआ है, तो उसने वैसे ही आसमानों पे पहुंच जाना है। तो ऐसी सूरत में मेरे भाई कॉन्फिडेंशियलिटी वाला आपने, इसे बॉस और एम्प्लॉय कोई नहीं है इधर, बस ज़िया ही ज़िया है इधर। तो ऐसी सूरत में आपने 2 चीज़ें जिक्र करके आया करनी है।
नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नंबर 2 नहीं वो तो थ्रेट्स हैं, मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं। जैसे उधर आपको मैंने 3 और 2 बताए थे, इधर कॉन्फिडेंशियलिटी और दूसरी चीज प्रोफेशनल बिहेवियर। लेकिन प्रोफेशनल बिहेवियर में आई कैप का ज्यादा फोकस एक और चीज पे होता है। प्रोफेशनल बिहेवियर में 2 बातें होती हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर में पहली बात यह होती है कि आपने ऐसा काम नहीं करना जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए, एंड एन अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विथ रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। अब पाकिस्तान में शायद कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि आप इनसाइड इंफॉर्मेशन को यूज या लीक नहीं कर सकते, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो कंपनी लॉ या किसी भी लॉ में अगर लिखा हुआ है तो वो एक लॉ और रूल की भी वायलेशन है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अपनी जात के लिए या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी और को डिस्क्लोज करना। तो 2 बातें इसमें लिख के आया करेंगे, नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नंबर 2 प्रोफेशनल बिहेवियर। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ ज़िया इज इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ICAP कोड ऑफ ethics. Also explain the threats that may be involved in the above situation. तो थ्रेट तो सबसे बड़ा इधर सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। अच्छा, हाउ ज़िया इज इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ICAP कोड ऑफ एथिक्स। तो ऐसी सूरत में मेरे भाई जो लिख के आना है वो बस एक दफ़ा ज़बानी सुन लें। A chartered accountant shall ensure the confidentiality of information acquired in course of business and professional relation. This facilitates free flow of information. बस छोड़े, in this case Zia has violated the fundamental principle of, बोलें, in this case Zia has violated the fundamental principle of confidentiality by, अब इधर से ही लफ्ज़ उठा लें, by using the confidential information acquired in course of business relation। तो उसने कॉन्फिडेंशियलिटी को वायलेट कर दिया है। और आगे तफसील भी लिख दीजिएगा, बाय परचेजिंग द शेयर्स इन द नेम ऑफ हिज वाइफ एंड सन। अच्छा, ज़िया इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद प्रोफेशनल बिहेवियर। एन अकाउंटेंट शेल कंप्लाई विद रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस एंड अवॉइड एनी एक्शन विद डिस्क्रेडिट प्रोफेशन। ये डिस्क्रेडिट प्रोफेशन वाली बात भी यहाँ पकड़ की आ सकती है, लेकिन ज़्यादा फोकस है कि ऊपर वाली पर लिख रहा है। तो ये लिखने के बाद, इन दिस केस ज़िया इज वायलेटिंग द लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू कॉन्फिडेंशियलिटी। तो वो लॉज एंड रेगुलेशंस को वायलेट कर रहा है, जिसकी वजह से ही इज इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर। नेक्स्ट, थ्रेट जो फील कर रहा है, ही इज फेसिंग सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट because of buying shares in the name of his son and wife। असल में तो अपने लिए शेयर खरीदे हैं, वो उसके नाम उसने बस लगवा दिए ताकि मैं बच जाऊं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बस फिर छुट्टी। बाकिर ACA is working as finance manager at Kiwi Limited, a listed company। थोड़ा सा कहानी ना समझिएगा, एक नई बात है इसमें। बाकिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कीवी लिमिटेड के अंदर फाइनेंस मैनेजर है, एंड रिपोर्ट्स टू शाहिद, और वो शाहिद को रिपोर्ट कर रहा है, हु इज CFO ऑफ द कंपनी। जो बॉस कौन है? शाहिद। एम्प्लॉय कौन है? बाकिर। पिछले सवाल में बॉस का जिक्र नहीं था। बिफोर द डेट ऑफ साइन ऑफ इशुएंस ऑफ KL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट, KL फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होने से पहले फॉर द ईयर एंडेड 30/6/2018। ज़हूर, तेरा ज़हूर क्यों हुआ? वो तो सवाल तो बाकिर और शाहिद का चल रहा है। ज़हूर एक म्यूचुअल फ्रेंड है, बाकिर के साथ फुटबॉल खेलता था और शाहिद के साथ क्रिकेट खेलता था, दोनों का ही दोस्त है। ज़हूर informed employee that boss has recommended him। ज़हूर ने छोटे को बताया है कि तुम्हारा जो बड़ा बॉस है ना, तुम्हें पता है वो मेरा भी दोस्त है, जैसे तुम मेरे दोस्त हो। तो ज़हूर हैज़ इन्फॉर्म बाकिर दैट शाहिद हैज़ रिकमेंडेड हिम टू परचेज KL शेयर्स एज हायर अर्निंग पर शेयर इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर।
तो ऑब्वियसली शाहिद तो बिजनेस का CFO है, उसको तो पता होगा कितने प्रॉफिट आने वाले हैं। ज़हूर ऑल्सो सॉट बाकिर एडवाइस ऑन दिस मैटर। ज़हूर ने क्या, मुझे ज़रा मशवरा दे दूँ, मैं क्या करूँ? देंगे मशवरा या चुप कर जाएंगे? यह दोस्त है, आपको घर से पिक करता रहे पूरे 2 साल, और फिर 4 साल आर्टिकल, 3.5 साल जो आर्टिकल्स थे उसमें आपको डेली घर से पिक करता रहे, और रोज़ाना आपके लिए घर से खाना बनवा के लाता रहे, और कई दफ़ा वो बारिश में भी आपको जो है वो लेके गया है, और उसने कितनी आपकी दावतें की हैं। इतना ज़्यादा अच्छा दोस्त आपका, और उसने एक ज़िंदगी में आपसे एक मशवरा अगर मांग लिया है, क्या करेंगे? नहीं, जो करेंगे मुझे वो बताएं। अभी मैं कौन होता हूँ आपके ईमान का इम्तिहान लेने वाला? अच्छा, तो अब जो करना चाहिए वो बताएं। चुप रहना चाहिए। कैसे वैसे चुप रहोगे? खड़े हो जाओ जरा। अब वो दोस्त ने कहा है, क्या करोगे? आ जाओ यार, तुम्हें बिरयानी खिलाता हूँ, छोड़ो यार ये बातें। अच्छा बैठे। अच्छा, यहाँ पर शाहिद के बारे में उसने सवाल पूछा है, वहाँ एक ही बंदे का जिक्र था, शाहिद मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। शाहिद ने किया क्या है? शाहिद हैज सजेस्टेड हिम टू परचेज शेयर्स। तो अगेन शाहिद में कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है और प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। इनसाइड इन्फॉर्मेशन उसने लीक की है और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसने लीक किया है। रख लो रजिस्टर अंदर, फिर मैं पढ़ाता हूँ। मैं भी ये मार्कर वगैरह रख लूँ, मैंने तो मुझे घर लेके जाने हैं। चूहा रख लेते हैं। अच्छा, आगे चलें। Also state the potential threat. Yes, I know there are some threats, but it's enough time to discuss it here. Examiner, you can meet me on Token Nasbek at ICAP. I will certainly tell you. Also explain the potential threats. Hybrid में उठ जाएं please. Also state the potential threats that Bakir may face in the above circumstances and how he should respond. इधर देख लें आप, बाकिर जो है वो कैसे पोटेंशियल थ्रेट्स कौन से फेस कर रहा है, यानी कौन सा उसका मसला है? बताएं जी, कौन सा थ्रेट है? इंटिमिडेशन थ्रेट तो है, क्योंकि इंटिमिडेशन थ्रेट पे ना एक लाइन लिखाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी बताता है कि बॉस ने ऐसा किया है तो वो जॉब जाने का खतरा है। तो इस वजह से एक इंटिमिडेशन थ्रेट तो है कि ये खामोश रहेगा और किसी को बताएगा नहीं। और दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ये है कि इसकी दोस्ती स्टेक पे लग जाएगी अगर ये इसको, क्या खतरात हैं जो आपको रोक रहे हैं, बल्कि क्या खतरात हैं जो आप फेस करें जिसकी वजह से आप गलत साइड पे जा सकते हैं। आपकी दोस्ती स्टेक पे जा सकती है, डेट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। एंड दूसरा, बॉस के खिलाफ अगर आप विसल ब्लोइंग करते हैं और बोलते हैं तो बॉस के खिलाफ बोलना जॉब को स्टेक पे डाल सकता है। अंग्रेजी पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन है? 2. An accountant shall comply with relevant laws and regulations and avoid any conduct that miscredit the profession. ये कॉपी पेस्ट हो गया। According to Zahur, ये कौन है? दोस्त। Boss revealed inside information which is non-compliance of regulations relating to inside information. Inside information leak करना पाकिस्तान के कानून की वायलेशन है। And this act also discredit the profession भी उसने डाल दिया। As a result, Shahid has breached this. A CA shall ensure the confidentiality of information. In the given scenario, Shahid misused the information for advantage of his friend. So Shahid has breached his principle. एक ये वाला सवाल याद कर लीजिएगा, एक पास क्वेश्चन नंबर 1। ये 2 सवाल याद कर लेंगे तो मेजर चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी।
दोनों किस्म के सिनेरियोस। थ्रेट फेस्ड बाय बाकिर, बाकिर may face intimidation threat from his superior if he raises objection on non-compliance of regulations by Shahid. Self-interest threat, Bakir may also face self-interest threat as his interest towards friendship with Zahoor may be at if he refuses to give mashwara of confidential information to him. उसमें कंफर्म करना भी मुश्किल है, हाँ ऐसा है, डिनाई करना भी मुश्किल है, हाँ ऐसा नहीं है। मशवरा दोनों किस्म नहीं दे सकते, चुप रहना पड़ेगा जिंदगी में। सेफ गार्ड्स, ही शुड रिफ्रेन हिमसेल्फ फ्रॉम डिस्क्लोजिंग एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ही शुड डिस्कस द मैटर विद बॉस। ही शुड कंसिडर इन्फॉर्मिंग अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज लाइक ऑडिट कमेटी। ही सीक्स लीगल एडवाइस। मसला इतना खतरनाक नहीं है कि IKF ने कहा वो रिजाइन ही करके चला जाए, इतनी भी बात अभी नहीं बढ़ी, लेकिन लिखने को आए तो लिख भी सकते हैं आप। तो ये है, अभी क्या करेंगे घर जाके? सोएंगे क्या? मतलब हद होती है, सोने का टाइम है। हाँ ठीक है, बंद कर दें।